इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हॉवर्ड स्टैन को डूबने से बचा लेता है और उसे सही सलामत पानी से बाहर निकाल आता है। पर फिर तभी उन दोनों को वो पुल फिर से वापस बनते हुए नजर आता है जो पहले गायब हो गया था। वहीं उधर ब्रूस भी एमिली के साथ प्लेन को उस खराब मौसम से सही सलामत निकालने में कामयाब हो जाता है। पर इधर शहर का मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था जो कि जाहिर है कि नेवी के किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। इस तरह मीनो को भी कुछ खास आभास होता है और वो तुरंत वहां से अपने घर की तरफ भागता है जहां वो खुद की जान लेने का फैसला बदल देता है। इसके बाद अब अगले सीन में हम स्टैन और हॉवर्ड को देखते हैं जो कि एमिली और ब्रूस से मिलने आए होते हैं और फिर स्टैन और हॉवर्ड उन्हें सब कुछ बताते हैं कि कैसे कार्ल भी नेवी के प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ था लेकिन हादसे की वजह से कार्ल मारा गया। आगे स्टैन ये भी शेयर करता है कि नेवी शायद किसी तरह का हथियार बना रही है जिससे वो शायद मौसम को भी काबू कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि मौसम इस कदर खराब हो रहा है। लेकिन इन सब बातों पर ब्रूस विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अब वो सब एरिक के पास जाकर सब कुछ उसे समझाने का फैसला करते हैं। वहीं उधर दूसरी तरफ मीनू अपने बड़े बेटे को स्कूल से वापस लाने जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को लेकर इस शहर से बाहर निकल सके क्योंकि मौसम भी अब बदतर होते जा रहा था। जिसके बाद अब मीनू घर पहुंचता है जहां उसे उसकी पत्नी और छोटा बेटा डीलन भी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उसका पूरा परिवार अचानक से कहीं गायब हो जाता है जिससे मीनू अब पूरी तरह से बौखला जाता है और वहां से तुरंत अपनी कार में बैठकर कहीं चला जाता है। उधर स्टैन, हॉवर्ड, एमिली और ब्रूस एरिक से मिलने आते हैं। फिर एरिक उन चारों की बात सुनकर उनसे सवाल करता है कि मेरी जहाज गायब होने और हम सबको विजन दिखाई देने की वजह क्या है। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि इसका जवाब तो नेवी को ही पता होगा लेकिन हमें जितना पता था हमने आपको वो बता दिया। पर इस पर एरिक कहता है कि इसकी सच्चाई अब हमें एक ही आदमी बता सकता है जिसका नाम डगलस है और वो नेवी का सेक्रेटरी भी है इसलिए अब हमें उसी के पास चलना पड़ेगा। अब इसके बाद एरिक चारों को लेकर डगलस के पास पहुंच जाता है जहां पर स्टैन अपनी साइकिक एबिलिटी से शीशे में एरिक के पीछे किसी को खड़ा देखता है जिसे अब एरिक भी देख पाता है और शायद इसीलिए उसने अपने यहाँ सारी रिफ्लेक्शन वाली चीजों को ब्लैक पेंट किया हुआ था। तभी फिर वहाँ डगलस आ जाता है और उससे कई सवाल करने के बाद वो अंत में रिवील करता है कि ये सब 1943 से शुरू हुआ था जब नेवी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूएसएस एलरिज नाम के जहाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से कुछ पलों के लिए गायब किया था और उस एक्सपेरिमेंट में कई लोग बुरी तरह से मारे गए थे और हम आज भी उस एक्सपेरिमेंट को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब अगर दोस्तों आपको फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में और जानना है तो आप मेरी द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कहानी पर लौटने पर आगे डगलस और भी बताता है कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारे डायमेंशन में एक छेद बन गया जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस बात को सिर्फ नेवी ही जानती है। वो आगे ये भी रिवील करते हैं कि हमने 1975 में कार्ल और ओस्मोन नाम के दो साइंटिस्ट की मदद से सैरगोसा सी की इस जहाज को ढूंढा और वहां पर अपना बेस बनाया और इस छेद को भरने का रास्ता ढूंढने लगे क्योंकि हमें पता था कि ये छेद धीरे धीरे बढ़ते हुए मौसम को खराब कर देगा और फिर एक क्रक्स इवेंट जन्म देगा जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाएगा जो कि हमारे साइंटिस्ट के मुताबिक आज रात 11:06 पर होगा और उसे रोकने के लिए हम एक मशीन के द्वारा उस क्रक्स के इवेंट की कुछ देर पहले एक धमाका करेंगे जिस धमाके से क्रक्स इवेंट नहीं होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये धमाका एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट होगा। इस पर अब ब्रूस और एरिक पूछते हैं कि वहाँ इतने सालों से लोग, जहाज, प्लेन्स वगैरह कहाँ गायब हो रहे हैं और हमें वहाँ से आने के बाद विजन्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। जिस पर डगलस सफाई देता है कि वो सब चीजें दूसरी टाइमलाइन या अल्टरनेट रियलिटीज में उस छेद की वजह से टेलीपोर्ट हो जा रही है और तुम्हारे जो विजन सिर्फ विजन नहीं है बल्कि तुम अपनी ही दूसरी अल्टरनेट रियलिटी देख रहे हो। एक तरह से उस छेद की वजह से मल्टीपल टाइमलाइन और रियलिटीज एक दूसरे से कई बार टकरा रही है। जिसके बाद स्टैन उससे पूछता है कि आप अब ये सब हमें क्यों बता रहे हो। जिस पर डगलस समझाता है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इसके बारे में इतना ज्यादा पता लगा लोगे, लेकिन अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला है।
इसलिए तुम लोग बस कल सुबह का इंतजार करो। मैंने भी आज के दिन के लिए अपनी पूरी जवानी इसके पीछे लगा दी। पर अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि डगलस की एक टांग कटी हुई थी और वो एक मेटालिक लेग के सहारे चलता फिरता था, जो टांग डगलस ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान खोई थी, क्योंकि उस जहाज में वो भी था। अब ये जानकर ही नेवी ने ही इस बर्मुडा ट्रायंगल को क्रिएट किया है, जिसके कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम स्टैन, हॉवर्ड, एमिली और ब्रूस को एक साथ इस बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो कहते हैं कि अगर इसके पीछे इतने साइंटिस्ट हैं तो डगलस सही कह रहा होगा, क्योंकि उसने इसी कारण अपनी टांग खोई और इसी एक्सपेरिमेंट में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तो जरूर ये सब कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। और फिर ब्रूस भी कहता है कि इसके बाद कल सुबह तक हम अमीर बनने वाले हैं, क्योंकि हम सबको 5-5 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, जिसके बाद हम उन सबको अपने अपने घर में देखते हैं, जिसमें से हॉवर्ड अपनी वाइफ सैली से मिलने जाता है, जिससे वो कहता है कि आज की रात मैं तुमसे मिलना चाहता था और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्रूस को उसकी सेक्रेटरी मैरी बताती है कि ये जो तूफान है वो सिर्फ अटलांटिक में नहीं बल्कि सब जगह फैल रहा है और ओजोन लेयर भी बहुत तेजी से पतली होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एमिली को देखते हैं, जिसे फिर से उसकी माँ दिखाई देती है, लेकिन इस बार एमिली उससे डरती नहीं बल्कि उनसे बात करते हुए उनका नाम पूछती है और ये भी जानने की कोशिश करती है कि जब वो 1 हफ्ते की थी तभी उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया था, जिस पर एमिली की माँ बताती है कि उसका नाम लॉरा है और उसने जब एमिली को जन्म दिया तभी उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद लॉरा और उसके पति को एमिली को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय वो बहुत गरीब थे और इस कारण से उन्हें लगता था कि वो एमिली को अच्छी परवरिश नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद एमिली फिर से अपने रियलिटी में लौट आती है और फिर से सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। लेकिन इन सब में एमिली को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, जिनके जवाब वो बचपन से जानना चाहती थी। अब इधर स्टैन को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और मीनू भी हॉवर्ड से मिलने आता है, क्योंकि उसने हॉवर्ड का बर्मुडा ट्रायंगल पर एक छोटा सा आर्टिकल देखा था और फिर वो हॉवर्ड से उसकी मदद करने को कहता है, जिसके बाद वहाँ स्टैन भी पहुंच जाता है। वहीं इधर एमिली को भी ब्रूस ने बुला लिया था और वहाँ पर हॉवर्ड, स्टैन और मीनू भी पहुंच जाते हैं और फिर सभी बातों पर विचार करने के बाद एमिली को एक नल से बूंद बूंद पानी टपकते हुए दिखाई देता है, जिससे क्लू मिलने पर वो सबको विस्तार से बताती है कि 1943 से कोई छेद नहीं बढ़ रहा है, बल्कि तब से 4th डायमेंशन में उस फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की वजह से एक रिपल इफेक्ट जनरेट हो गया है, जो कि आगे और पीछे की टाइमलाइन और अल्टरनेट रियलिटीज में बार बार बढ़ और घट रहा है और 4th डायमेंशन किसी और को नहीं बल्कि समय को माना जाता है और यही वजह है कि हम सब अलग अलग मल्टीवर्स और टाइमलाइन में कुछ ही देर के लिए भटक रहे हैं। और अगर नेवी आज रात 11:06 पर वो ब्लास्ट करती है तो उन सभी जहाज, प्लेन्स और लोगों की तरह शायद पूरी दुनिया गायब हो जाएगी और हमारी आज की रियलिटी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमें इस साइकिल को पूरा होने देना है, जिसके बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली उस तरह जिस तरह पानी में पत्थर मारने के बाद कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है, उसी तरह 1943 से पैदा हुआ ये रिपल इफेक्ट आज खत्म हो जाएगा। वो ये भी दावा करती कि नेवी नेचर को छेड़कर फिर से 1943 वाली गलती दोहरा रही है और हमें मिलकर उन्हें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट को करने से रोकना होगा। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तभी मीनू उन सब से कहता है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं और फिर वो अपनी बोट पर चारों को बैठाकर बर्मुडा ट्रायंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर स्टैन सबको बताता है कि एरिक को अपने भाई का विजन दिखता था, जो कि शायद उसकी एक जहाज में से किसी एक में उस ट्रायंगल पर गायब हो गया था और यही वजह है कि एरिक ने हमें इस काम के लिए रखा ताकि हम उसके भाई को वापस लाने का रास्ता खोज पाए। और ये सब मैंने तभी महसूस कर लिया था जब हम डगलस के पास गए थे। इसी बीच मीनू उन सबको ऊपर बुलाता है, वहीं नेवी को भी उनके वहां होने का पता चल जाता है और फिर देखते ही देखते ढेर सारी प्लेन्स उनकी ऊपर मंडराने लगती है, जिन्हें जैसे ही नेवी की तरफ से उनके ऊपर फायर करने का आदेश मिलता है, ठीक उसी समय नेवी भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धमाका कर देती है और जिसकी वजह से वहां पर एक सफेद रोशनी चारों तरफ
फैल जाती है और फिर देखते ही देखते वो सारे प्लेन्स भी ब्लास्ट होने लगते हैं और फिर उनकी पूरी दुनिया खत्म होने लगती है। पर इसी दौरान स्टैन गलती से उस सफेद रोशनी में गिर जाता है, जिसके पीछे हॉवर्ड भी उसी रोशनी में कूद जाता है। और अब हम अगले सीन में हॉवर्ड को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो स्टैन के साथ कार को लेकर उसी पुल से गुजर रहा था और फिर से उसके साथ वही दुर्घटना होता है जिसकी वजह से वो सब पानी में गिर जाते हैं। लेकिन इस बार वो पहले स्टैन को नहीं कार्ल को बचाता है और उसके इस फैसले से जाहिर है कि अब एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई है, जिसके बाद वो कार्ल को लेकर एमिली और ब्रूस के पास पहुंच जाता है और उन्हें कार्ल और उसकी इस समय यात्रा के बारे में बताता है कि वो आज का दिन पहले भी जी चुका है। जिसके बाद वो सबको लेकर एरिक के पास पहुंचता है जहां पर हॉवर्ड एरिक और बाकी सबको रिपल इफेक्ट के बारे में बताता है। लेकिन एरिक उसका विश्वास नहीं करता और उन्हें वहां से निकाल देता है। अब अगर हम यहाँ पॉज करें तो शायद आपको लग रहा होगा कि अगर ये दूसरी टाइमलाइन है तो यहाँ पर हॉवर्ड का 2 वर्जन होना चाहिए, एक जो पीछे के समय का था और एक जो भविष्य से ये वाला है। पर यहाँ पे ये केस ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर उस पुल के घटना के बाद 2 टाइमलाइन बन गई, इसलिए जो नई टाइमलाइन हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर एक ही हॉवर्ड है। अब प्लॉट की तरफ मुड़ने पर हॉवर्ड सबको लेकर मीनू के पास पहुंचता है और उससे तुरंत उसकी बोट निकालने के लिए कहता है और इस बार तो वो सब पिछले समय से कुछ और पीछे ही पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हमें नेवी फैसिलिटी के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जो कि क्रूक्स इवेंट के होने की तैयारी कर रहे थे। और फिर हम यहाँ पर डगलस और ओसमैन को भी देखते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि एक बोट उनकी तरफ आ रही है। और फिर से हम उनकी बोट के पीछे फाइटर प्लेन्स को देखते हैं जिनको इस बार बोट पर फायर करने का आदेश नेवी चीफ दे देता है और उनके फायर करते ही सभी पानी में गिर जाते हैं। और अब उन सभी को नेवी चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद अब उन लोगों को अंदर बुलाया जाता है। फिर तभी वो तुरंत डगलस को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो कर रहे हैं उसको रोक दे और नेचर को अपना काम करने दे, क्योंकि ये सब रिपेल इफेक्ट की वजह से अपने आप सही हो जाएगा। जिस पर अब कार्ल कहता है कि आप मेरी तो बात मानिए, ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसे ओसमैन पहचान जाता है और वो अपने दोस्त कार्ल को वहां देखकर चौंक जाता है। तब फिर कार्ल जवाब में कहता है कि मेरे पास इस इवेंट को समझाने का समय नहीं है, लेकिन वही इस वजह से मेरी ग्रैंड डॉटर हैदर ने बहुत कुछ झेला है क्योंकि वो कुछ ही घंटों में बूढ़ी हो गई है और यही कारण है कि उसे ये सब रोकने के लिए यहाँ आना पड़ा। कार्ल अब आगे समझाता है कि अगर तुम लोग नहीं रुके तो पूरी दुनिया एक ही बार में खत्म हो जाएगी। और फिर तभी पता चलता है कि क्रूक्स इवेंट में सिर्फ 3 ही मिनट बाकी है। और फिर ओसमोंड डगलस की तरफ देखता है लेकिन डगलस नहीं मानता, जिसके बाद अब सब मिलकर उन्हें फिर से बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, जहां पर हॉवर्ड डगलस की टांग का जिक्र करता है और फिर वो खुलासा करता है कि हमें पता है कि आपने अपनी टांग कहां और कैसे खोई। ये बात सुनते ही डगलस को उनकी बात पर अब थोड़ा विश्वास हो जाता है, यानी कि वो लोग कुछ ही सेकंड्स पहले डगलस को समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से फिर से वही क्रक्स इवेंट होता है और अब वहाँ पर अभी तक गायब हुए प्लेन्स और जहाज वापस आ जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ नेवी को रोकने के लिए एरिक भी ऑकमैन के साथ आया हुआ था और तभी सब बाहर के नज़ारे को देखते हैं और यहाँ एमिली कहती है कि अब हम सब ऑटोमेटिकली ऐसी रियलिटी में चले जाएंगे जहाँ पर बर्मुडा ट्रायंगल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसके इतने कहते ही वहां से वो सब लोग गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम सभी को एक नई रियलिटी में देखते हैं जिसमें हॉवर्ड का अभी अपनी पत्नी सैली से डिवोर्स नहीं हुआ था और एमिली का भी इस रियलिटी में एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो ब्रेकअप कर लेती है। मीनू भी जब होश में आता है तो उसे अपने साथ उसकी बीवी और दोनों बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो काफी खुश हो जाता है। और स्टैन भी इस रियलिटी में फिर से जिंदा हो गया था, जिसका साफ मतलब है कि जो भी उस ट्रायंगल पर मरे थे वो सभी अब जिंदा हो गए हैं। और वहीं जब ब्रूस जब जगता है तो वो देखता है कि उसके एक पैर खराब है और उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे भी है, जिससे वो सभी अपनी इस रियलिटी को खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। लेकिन उन 5 के अलावा किसी को भी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में नहीं पता रहता, जिसकी वजह से स्टैन, हॉवर्ड, एमिली और ब्रूस जब अपने पैसे लेने एरिक की कंपनी में जाते हैं
तो वहाँ पर एरिक का भाई उन्हें उससे मिलने नहीं देता और उनकी बातें सुनकर वो उन सबको जाने के लिए बोल देता है। लेकिन ऊपर से एरिक उन सभी को देख रहा होता है और वो सब बाहर जाकर एक दूसरे से फिर ना मिलने का वादा करके अपने इस नई जिंदगी में लौट जाते हैं। फिर चाहे उन्होंने इस मिशन की जीते इनाम भी क्यों ना खो दिए हो, क्योंकि उनके बार बार मिलने से ये रियलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। अब इसके बाद सीरीज के आखिरी सीन में हम हॉवर्ड को देखते हैं, जिसके पास एक एनवेलप पोस्ट से आता है और वो उसे खोलकर जब देखता है तो उसमें उसके नाम का $5 मिलियन का चेक होता है, जिसमें एरिक का साइन होता है, जिसका मतलब है कि एरिक को भी सब कुछ याद है और वो अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश है और इसीलिए उसने अपना वादा पूरा किया। मतलब कि उसने हॉवर्ड की तरह बाकियों को भी चेक भेजा होगा। इसके बाद फिर हॉवर्ड एनवेलप के अंदर देखता है तो उसे वही 15 सेंचुरी का क्रॉस मिलता है जो कि एरिक ने उसे एज अ तोहफा भेजा था और हॉवर्ड फिर उस क्रॉस को पास के एक्वेरियम में डाल देता है और यही ये मिनी सीरीज समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको ऐसी टाइमलाइन वाली मिनी सीरीज देखनी है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा क्योंकि मैं श्योर हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप आपको ये मिनी सीरीज पसंद आई और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।